नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में 62 दिन यानी तकरीबन 2 महीने के बाद कोरोना के मामले सबसे कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश भर में कोरोना के 86,498 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, यानी 1 लाख से कम मामले आए हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण की वजह से 2123 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए लोगों की संख्या की बात करें तो 1,82,282 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं, दुरुस्त हुए हैं, रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। और इस वक्त देश में एक्टिव केस की संख्या 13,03,702 है। 13,03,702 एक्टिव मामले इस वक्त देश में हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं, यानी तकरीबन 2 महीने 62 दिनों के बाद एक्टिव केस की संख्या इतने नए संक्रमण के जो मामले आए हैं वो इतने कम दर्ज किए गए हैं। देश भर में अब तक हुई अगर मौत के फिगर की बात करें, संक्रमण से अब तक हुई मौत की बात करें तो ये संख्या 3.5 लाख के पार है। 3,51,309 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है, यानी संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या 3.5 लाख के पार है। देश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 13 लाख से ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 231 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 36 लोगों की संक्रमण की वजह से मृत्यु भी हुई है और 876 लोग पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए हैं, यानी कि ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 5,208 एक्टिव केस इस वक्त हैं। दिल्ली में अब तक 24,627 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। लेकिन जो सबसे राहत की बात है कि दिल्ली में एक वक्त आज से तकरीबन 1 महीने पहले स्थिति ये थी कि मामले 28,000 एक दिन में सामने आ रहे थे, वो अब घटकर 500 से भी नीचे आ गया है। एक्टिव केस की संख्या भी दिल्ली में लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 231 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की जो दूसरी लहर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 10,229 मामले सामने आए हैं, यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि कल यानी 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो नए केस की संख्या है वो 10,000 से नीचे चली जाएगी। 10,219 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 154 लोगों ने अपनी जान गंवाई है संक्रमण की वजह से, जिनकी मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट इस वक्त 95.25%, 95.25% इस वक्त रिकवरी रेट है महाराष्ट्र में। मुंबई की अगर बात करें, जो देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 730 नए केस सामने आए हैं। हालांकि मुंबई में संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटों में 395 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 21 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। वहीं 2,335 लोग पिछले 24 घंटों में रिकवर भी हुए हैं। इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 14,122 है। 14,122 इस वक्त एक्टिव केस है और अब तक टोटल अगर फिगर की बात करें उत्तराखंड में मृतकों की जो संक्रमण के कारण हुई है तो 6,000
731 लोगों ने अपनी जान संक्रमण के कारण गंवाई है। देहरादून में कोरोना के 94 नए केस आए हैं। अल्मोड़ा में संख्या 62 है, हरिद्वार में 62, उधम सिंह नगर में 39, नैनीताल में 35, चमोली में 22 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में, देश भर की अगर हम फिगर की बात करें तो कोरोना से जो संक्रमण के मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। और देश भर में अगर हम कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो कोरोना की जो सैंपल हैं वो 18,73,485 कलेक्ट किए गए और अब तक ये संख्या 36,82,07,596 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की तरफ से ये फिगर जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि अब तक देश में 36,82,07,596 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं टेस्टिंग के लिए। ICMR की ओर से फिगर जारी किया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 18,73,485 टेस्ट पूरे देश में हुए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र से आनंद गायकवाड़ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, महाराष्ट्र में लंबे वक्त के बाद 10,200 के करीब मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कल यानी 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें फिगर 10,000 से नीचे चला जाएगा। ये एक बड़ी राहत है कि एक्टिव केस की संख्या महाराष्ट्र में धीरे धीरे कम हो रही है। जी बिल्कुल, अभी महाराष्ट्र को बहुत बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि जहां हमने 70,000 तक आंकड़े देखे थे वो अभी 10,000 तक आ रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि 24 घंटों में ये संक्रमण के आंकड़े और भी कम देखे जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी सख्ती बरतती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, जिस कारण कोरोना संक्रमण के आंकड़े हम आते दिन कम देख रहे हैं। रिकवरी रेट भी 95% 25 के ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी राहत की बात। चलिए, और अगर हम महाराष्ट्र में मुंबई की स्थिति देखें तो मुंबई में भी संक्रमण के मामले एक वक्त पे बहुत ज्यादा थे। मुंबई की स्थिति क्या है? ये मुंबई तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन जो कैटेगरी सरकार ने बनाई थी उसमें वो तीसरी कैटेगरी में मुंबई आता है। तो जिसके कारण कुछ निर्बंध है, पूरे निर्बंध से मुंबई शुरू नहीं हो पाई है। मुंबई की लोकल ट्रेनें अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि शनिवार रविवार तक मुंबई भी पूरी तरह से खुल जाएगी। जिस तरह से अभी संक्रमण के फिगर हम देख रहे हैं, 800-900 के बीच में ही संक्रमण के फिगर आ रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा भी 20 तक जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले शनिवार रविवार को मुंबई को बड़ी राहत मिल सकती है। वो है मुंबई की ट्रेन, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, वो अगर शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि मुंबई को पूरी तरह से राहत है। लेकिन फिलहाल मुंबई में देखा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कत आ रही है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति क्या है और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, हालात क्या हैं? कि ग्रामीण महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा मुंबई से सटा जो क्षेत्र है कोकण का। कोकण अभी भी कोरोना के संक्रमण के दायरे से बाहर नहीं निकला है। और उसके बाजू में है पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण, ये दो रीजन महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं। वहां पे कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सरकार का पूरा फोकस मुझे लगता है ये दो रीजन पे जाना चाहिए, जहाँ पे कोल्हापुर जैसा जिला हो या रायगढ़ जैसा जिला हो या फिर रत्नागिरी जैसे जिले हैं, ये पहले काफी ग्रीन जोन में थे, मतलब इतना संक्रमण फैला नहीं था। अचानक से दूसरी लहर में हमने देखा है कि ये दो रीजन में अभी तक कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ पे आए दिन 24 घंटों में 1000 के करीब हम आंकड़े देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी लॉकडाउन के हिसाब से अगर हम अनलॉक कर रहे हैं तो ये दो रीजन को देखना होगा। ठीक है। और वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में, उस पर क्या हालात हैं? जी, ये मसला जो था हमारे साथ विदर्भ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये जो आदिवासी एरिया था, ट्राइबल एरिया था, जहाँ पे जोग्राफिकली भी अड़चने आ रही थी और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे प्रशासन ने
कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने वहां पे जाके लोगों में अवेयरनेस किया, तो वहां पर भी अभी धीरे धीरे लोग आगे आके खुल के सामने आके लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमने जहां तक 2.5-3 लाख पर डे हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं आंकड़ा घट के 1 लाख के करीब आ गया। ओके। और महाराष्ट्र में अगर अलग अलग हिस्सों की हम बात करें तो आने वाले वक्त में जो थर्ड वेव की बात करते हैं उसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्य सरकार हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार भी है, थर्ड वेव की अभी से तैयारी कर रही है, तो महाराष्ट्र उसके लिए किस तरीके से तैयार हो रहा है? इस थर्ड वेव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही टास्क फोर्स बनाया है, जो बच्चों के लिए टास्क फोर्स रहेगा। तो वो टास्क फोर्स में 14 लोगों का समावेश किया गया है और अस्पतालों में बच्चों के लिए खास तौर पे बेड रिजर्व किए गए हैं, जहाँ पे सिर्फ तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के लिए आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर बेड हो या जनरल बेड हो, इसकी तैयारियां की गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से तीसरी लहर बताई जाती है कि सितंबर अक्टूबर महीने में आएगी, तो ये अभी 2-3 महीने का जो बीच में समय जाएगा, उसमें अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही कमजोर रही है, तो हो सकता है कि तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के आंकड़े दिखाई दे। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तो कर रही है, लेकिन उसका जो गति चाहिए, जो स्पीड चाहिए, वो अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1165 नए केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किया गया है। हालांकि 101 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। 17,928 यानी तकरीबन अब 18,000 के करीब एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। पिछले 24 घंटों में 101 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। 1,165 नए केस पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले अनलॉक हो चुके हैं और अब संभवतः सरकार के सामने एक चुनौती ये होगी कि अनलॉक के दौरान भी जो टेस्टिंग की रफ्तार है उसको उसी तरीके से मेंटेन रखा जाए ताकि संक्रमण के मामलों को लगातार मॉनिटर किया जाता रहे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में 73 जनपद अनलॉक हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अनलॉक तो कर दिया गया है, व्यवस्थाएं फिर से दुरुस्त की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान किसी को ये भूलने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कोरोना भी खत्म हो गया है। कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो या साप्ताहिक बाजार हो। इन तमाम जगहों पर अभी भी मुस्तैद रहने की जरूरत है और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये जो मुख्यमंत्री का ट्रिपल-T फार्मूला है, उसको उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ चलाया जाए। कल की अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जेएमयू का निरीक्षण किया, उसके अलावा अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। उससे वो निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि तीसरी लहर के लिए हम कितना ज्यादा तैयार हैं। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार भी ये तैयारी कर रही है कि तीसरी लहर अगर उत्तर प्रदेश में दस्तक देती है तो उससे लड़ने के लिए व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त कर लिया जाए। एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि तीसरी लहर में 18 साल से नीचे के उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उनको व्यवस्थाएं अस्पताल में बेहतर मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके। जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके ताकि जो कोरोना का संक्रमण उनमें फैलने से रोका जा सके। इसके लिए एनआईसीयू अस्पतालों की व्यवस्थाएं की जा रही है, एनआईसीयू बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। राजधानी की बात करें तो राजधानी में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में राजधानी को भी अनलॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो आंकड़ा लगातार 900 के पार था वो अब आंकड़ा 700 से नीचे आ गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 600 से नीचे वाले जो संक्रमित मरीजों वाले जिले हैं उनको अनलॉक कर दिया गया है। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आगामी 1 से 2 दिन में राजधानी को भी अनलॉक कर दिया जाएगा। व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो टीकाकरण हो या फिर घरों घरों जाकर टेस्टिंग की प्रक्रिया हो। मुख्यमंत्री का एक अभियान चल रहा है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त, उसके तहत गांव को भी गोद लेने का काम किया गया है। साफ तौर पे जिलाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जनपद से 6 गांव चुने जाएंगे जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुके होंगे। उनको उस गांव को
कोरोना मुक्त करने वाले अधिकारियों को, वहाँ के जो जिम्मेदार प्रधान हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें सरकारी संस्थानों की, तो सरकारी संस्थानों को भी पूरी तरीके से ये दिशा निर्देश है कि जो कर्मचारी हैं वो जो है उनकी संख्या को 2 शिफ्टों में बुलाया जाए, ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है जिस पर सरकार ने रोक लगाई है, बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से अब जो संक्रमण ग्राफ है वो कम हो रहा है, उसको रोका जा सके। उसके अलावा सबसे ध्यान देने वाली जो बात है सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए, कि उत्तर प्रदेश की खासतौर पर राजधानी की अगर बात करें तो जो यहाँ के साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में साप्ताहिक बाजारों को अभी पूरी तरीके से खोलने के निर्देश नहीं है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि जो लखनऊ का व्यापारिक संगठन है उसने भी सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन नहीं लगाया गया था उस दौरान भी व्यापारियों ने अपनी रजामंदी से, व्यापारियों की रजामंदी से दुकानों के शटर गिरा दिए थे ताकि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। अब कोरोना का जो संक्रमण ग्राफ है वो नियंत्रण में है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सरकार अगर चाहे तो शिफ्ट बाय शिफ्ट, मतलब कि अगर मानते हैं कि एक दिन दाहिनी साइड की दुकानें तो एक और बाई साइड की दुकानों को खोला जाए। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों ने भी सरकार को पत्र लिखा है और व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके पत्र पर संज्ञान लेंगे और राजधानी के व्यापारियों को भी राहत देने का काम करेंगे। उसके अलावा व्यापारियों ने एक और मांग सरकार के सामने रखी है कि जब से लॉकडाउन हुआ उनका व्यापार प्रभावित हुआ है, दुकानें बंद रही हैं। ऐसे में उन महीनों का जो कर होता है, चाहे वो नगर निगम का कर हो या दुकानों का जो टैक्स है वो हो या फिर जो बिजली की बढ़ी हुई दरों का भुगतान हो वो हो, उन तमाम चीजों को माफ करे सरकार, ताकि व्यापारियों की भी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि उनके यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको भी समय पर सैलरी मिलती रहे। इन तमाम चीजों को लेकर व्यापारियों ने भी सरकार से आग्रह किया। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को जड़ से खत्म किया जाए और उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाकर आगे की व्यवस्थाओं को संभालने की पूरी कोशिश की जाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने जो सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी सीएससी और पीएससी गोद लेकर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। तो दर्जनों मंत्री और सांसदों ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है। किसी ने सीएससी को गोद लिया है, किसी ने पीएससी को गोद लिया है, किसी ने अपनी निधि से 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, आम जनता को राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार जो है खाद्य वितरण विभाग को भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, लोगों को 2-2, 3-3 माह का जो राशन है वो मुफ्त दिया जाए। लगातार वो भी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर दिखाई देती है। डॉक्टरों को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए थे कि अब उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल है कोरोना संक्रमण के कारण उनकी ओपीडी को बंद कर दिया गया था, वो ओपीडी फिर से चालू कर दी गई है। कल की बात करें तो सिविल अस्पताल की जब ओपीडी शुरू हुई तो वहां लोग पहुंचे। हालांकि जो सिविल के डायरेक्टर हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला और खासतौर पर मरीजों से, तीमारदारों से आग्रह किया कि सबको इलाज मिलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर इसका पालन नहीं होता है तो शायद एक बार फिर से ओपीडी बंद करने की नौबत आ जाए। अगर लोग चाहते हैं कि ओपीडी ना बंद हो तो अपनी बारी का इंतजार करें। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन इलाज सबको समय पर मिलेगा और व्यवस्थाओं को ठीक रखा जाएगा। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अलग अलग राज्यों की क्या हालात है, क्या स्थिति है, वो आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 395 नए केस आए हैं और 21 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में 10,219 नए केस आए हैं, 154 लोगों की जान गई है। दिल्ली की बात करें, 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 231 नए मामले आए हैं। आंध्रा में 4,872 नए केस हैं जबकि 86 लोगों की मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में 19,448 नए मामले आए हैं, 351 लोगों की मौत हुई है। गोवा में संख्या 418 है जबकि 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 571 नए केस आए हैं, 32 लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई की अगर बात करें पर्टिकुलरली 728 नए केस आए हैं जबकि 28 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 1285 नए केस आए हैं और 26 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 5,887 नए मामले आए हैं, 103 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में 317 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।